Hello. So finally we have reached what? Day 3. ये डे 3 क्या है? हमने CDS 1 2023 का 30 डेज स्टडी प्लान डिस्कस किया है। इस पूरे वीडियो में हमने समझ लिया है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स हमें स्कोर करने हैं, स्पेशली 40+ किस तरीके से हम लाएंगे और हम 30 डेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। ये PDF भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, राइट। उसके बाद हमने डे 1 खत्म किया, डे 2 खत्म किया। आज हमें क्या करना है? फाइनली हम डे 3 तक पहुंच चुके हैं। आज व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिंपल पेंडुलम, प्रेशर, डेंसिटी, फ्लूइड से रिलेटेड सारे के सारे प्रिंसिपल्स वगैरह हमें देखने हैं और उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स एंड द यूनियन, इतने टॉपिक्स हमें देखने हैं। उस हिसाब से हमारा CDS 1 2023 बिल्कुल स्मूथली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माइंड यू, जो आज के टॉपिक्स है ना, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट, यू नो, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्ट फंडे आपके पेपर में निकल जाते हैं, ठीक है। यही वो सेक्शन है, चाहे फिजिक्स का सेक्शन हो जाए, चाहे आपका पॉलिटी का सेक्शन हो जाए, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं। तो आज कोई रिस्क मत लेना, आज तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और आज बहुत सिंपल क्लास होगी, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर डैम सिंपल। आपने क्यों पता नहीं इसको मुश्किल कर रखा था। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ टास्क फॉर यू। इसका आंसर मैं इन बिटवीन जब कॉन्सेप्ट आएगा तब आपको क्लैरिफाई करूंगी, बट बिफोर दैट आप अपना दिमाग किस तरीके से ओपन अप करोगे। साइंस के लिए आपका दिमाग ओपन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप पैसिव तरीके से साइंस को डील नहीं कर सकते हो, ठीक है। साइंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक तो CDS 30+ क्वेश्चन पूछता है साइंस से, उसमें भी अगर हम फिजिक्स की बात करें 9 से 10 क्वेश्चन पूछता है। डैम सिंपल होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं। यू जस्ट हैव टू सी द PYQ। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज PYQ का लोकेशन भी आपको बता देती हूँ। उससे पहले प्लीज अपना दिमाग खोल लो। क्यों? क्योंकि साइंस से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कंसेप्ट बेस्ड। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? कंसेप्ट बेस्ड। उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस मैं आपको देते भी जाऊंगी कंसेप्ट वाइज, क्योंकि CDS के पास बहुत सारे है ना एप्लीकेशंस नहीं है। वो घूम के वो जो 4-5 एप्लीकेशंस होते हैं उसी में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो आई विल गिव यू ऑल दोज एप्लीकेशंस ऑल्सो, तो आप उस पर भी कंसेप्ट बिठाकर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब कम बैक करते हैं यहाँ पे। आप इसको केस नंबर 1 ले सकते हो, इस पूरी स्लाइड को केस नंबर 1। आप मुझे तुरंत से कमेंट करके बताओ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इटसेल्फ कि भाई ये A इंसान के लिए स्विमिंग आसान होगा या B के लिए। अब मैं देखती हूँ आपका दिमाग कितना दौड़ता है, ठीक है। मैंने ये सेम क्वेश्चन साहिल सर से भी पूछे थे, सर ने अलग ही फंडा यहाँ पे लगा के दिखाया। ओके, नाउ आई वांट टू सी कि आपका दिमाग किस एक्सटेंट तक जाता है। दिस इज केस नंबर 1। A के लिए स्विमिंग ज्यादा आसान होगा या B के लिए? विद प्रॉपर रीजनिंग आई वांट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, ये है आपका केस नंबर 2। आई होप इसको तो बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओनली द फ्यू लेजेंड्स विल ओनली बी एबल टू क्लियर दिस थिंग। वापस ये केस नंबर 2 आप लिख सकते हो। केस नंबर 1 में A के लिए आसान है, B के लिए आसान है। केस नंबर 2 में A के लिए आसान है या B के लिए आसान है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, द सर्कमस्टांस राइट नाउ कि इसके साथ क्या कंडीशन है, उसके साथ क्या कंडीशन है। आपको जितना समझ में आता है, आपकी रीजनिंग आप अपनी कॉमेंट में लिख दो और जब मैं आंसर दूंगी इन बिटवीन वीडियो में तब आप अपने आप पे हंस सकते हो कि आप क्या ही समझे थे और क्या ही आंसर निकला, राइट। ठीक है, ये तो हो गई। चलो आज की बात, आपका दिमाग अब तक थोड़ा सा ओपन अप हो चुका होगा। बात रही आपकी PYQ में, जो आपको बोल रही थी यार बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री वगैरह आपको टेलीग्राम सेक्शन पे सब्जेक्ट वाइज PYQ मैंने आपको दे रखे हैं, तो वहां जाके प्लीज डिफेंस मेनिया सर्च कर लेना। अगर लिंक इज नॉट वर्किंग आप इसको सर्च कर लेना और फाइल सेक्शन में आप ढूंढ लेना, आपको बहुत सारे PDFs मिल जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर क्लासेस सारी चल रही है ना 30 डेज वाली, यू कैन फाइंड इट ऑन डिफेंस मेनिया 2.0 ऐप, ठीक है। इसमें फ्री नोट्स में आप जाओगे, यू विल गेट दिस थिंग। इसमें आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। इंग्लिश की डेली आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कब से पूछ रहे थे ना, तो यू विल गेट द प्रैक्टिस शीट हियर इटसेल्फ। आप आराम से अपना कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, PYQ वाले
क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो हमने कल पढ़ा ना उससे ये 2 क्वेश्चंस हैं, मुझे इन 2 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए ताकि पता चलता रहे कि भाई आप पढ़ रहे हो वो वर्दी इनफ है भी या नहीं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, तो हर एक प्रीवियस वीडियो से मैं आपको नेक्स्ट दिन क्वेश्चन पूछूंगी। तो जो कल का वीडियो था उससे आज ये क्वेश्चन है। कल हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था। ठीक है, ओके, उसी से क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन अ स्टिल वाटर। ठीक है, इफ ही वॉक्स टूवर्ड्स द शोर द बोट विल। अब देखो, आपको सिचुएशन इतनी तो समझ में आ रही है, आप बोट पे खड़े हो, बोट रुकी हुई है और आप जंप कर जाते हो बोट से, तो बोट का क्या होगा, क्या वो शोर की तरफ मूव करेगी, क्या वो शोर से दूर मूव करेगी, या एज इट इज वहीं पे खड़ी रहेगी, या वो डूब जाएगी। मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए, मुझे इसके पीछे का रीजन चाहिए। अगर कुछ भी आप बोल रहे हो ABCD आंसर होगा, वो क्यों होगा, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होगा, आई वॉन्ट दैट आंसर। ये टॉपिक हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल के ही टॉपिक से रिलेटेड है, अ मैन इनसाइड अ मूविंग ट्रेन। ठीक है, ये तो भाई ट्रेन वाला हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रखा हुआ है, मुझे इसका आंसर फटाक से चाहिए कमेंट सेक्शन में। अ मैन इनसाइड अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन। मैंने कहा था ना, या तो बॉल का क्वेश्चन होता है या तो कॉइन का। मतलब CDS की नस नस को मैं जान चुकी हूँ यार, क्यों क्या क्या पूछ सकता है, उसका दिमाग कहाँ कहाँ तक चल सकता है। ओके, द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम। तो अब ट्रेन कैसे मूव कर रही है, फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, बैकवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, फॉरवर्ड विद डी एक्सेलरेशन, या फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन। अब ये कंसेप्ट मैंने पूरा केस स्टडी आपको कल बताया था। आई वॉन्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, और उसका रीजन भी मुझे चाहिए, ताकि आप अगर रीजनिंग में गड़बड़ करो ना तो आई कैन करेक्ट यू। चलो आज के लेक्चर से शुरुआत करते हैं भाई साहब। आज के टॉपिक्स तो सुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ऑप्शन भी यहाँ पे देख ले, लार्जर वाइल स्टैंडिंग, स्मॉलर वाइल स्टैंडिंग, ये हमें 2 कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब 2 कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब अगर हम सैंड पे खड़े रहते हैं या लेट जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये हमसे पूछ रहे हैं। ये प्रेशर का कंसेप्ट है, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब प्रेशर क्या होता है, देखो प्रेशर इज़ नथिंग बट, जब भी कोई फंडा यहाँ पे आता है उस फंडे को नोट डाउन कर लो, उसका कोई फॉर्मूला है तो उसका नोट डाउन कर लो। प्रेशर इज नथिंग बट आपका फोर्स, जिसको कल हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, अपॉन द एरिया। ठीक है, मतलब एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, आपका प्रेशर। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा आपका प्रेशर कम होता जाएगा। या तो अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो आपको एरिया कम करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसमें ये इंसान पीछे मतलब ऐसे घुस क्यों गया है, क्योंकि ये सर के बल था। सर का जो एरिया है वो लिटिल लेस है, अब इसका एरिया लेस हो गया है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ये बेचारा सैंड के अंदर जा चुका है। बल्कि यहाँ पे जो लड़के हैं वो लेटे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, एरिया जो है यहाँ पे बढ़ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। ये कंसेप्ट लगेगा आपको समझ में आ गया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ऑप्शन वाइज देखते हैं। ठीक है, प्रेशर कहाँ ज़्यादा लगना चाहिए, जब हम खड़े होंगे। ठीक है, ये मैंने उल्टा करके दिखा दिया, लेकिन आप खड़े भी होंगे तभी भी आपका एरिया कम लगेगा एज कंपेयर टू जब आप सो रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लार्जर वाइल स्टैंडिंग, मतलब प्रेशर लार्जर लग रहा है वाइल स्टैंडिंग देन लाइंग। ये बात सही है, ये बात एब्सोल्युटली सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये प्रेशर वाला कंसेप्ट था आपका। ठीक है, ओके। प्रेशर से मैं दूसरे अगर क्वेश्चन आपसे पूछूं, प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ना स्केच नोट्स और माइंड मैप्स बनाते हुए चलेंगे। कनेक्ट, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, कनेक्ट करके पढ़ना।
कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई करी है ना, सारी कंसोलिडेट कर देंगे, ताकि ये ना हो कि रोज का रोज पढ़े जा रहे हैं और भूले जा रहे हैं। दिस विल नॉट हैपन इफ यू स्टडी विद मी, क्योंकि मैं हमेशा फ्लैशबैक में आपको लेते जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेशर पूछा है, आप ऊपर नीचे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो, इसमें आपको एक फंडा बताती हूँ मैं। अगर आप सरफेस पे हो, ठीक है, सरफेस पे हो तो नॉर्मल प्रेशर लगेगा। ठीक है, मान लो जो भी प्रेशर है दैट इज आपका नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, आपका प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, आपका प्रेशर कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आप डीप जाते जाओगे, आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी, आपका प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब प्रेशर किस तरीके से बढ़ता है, स्काई से लेके बॉटम में जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, जैसे जितना आप नीचे जाओगे प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अच्छा, कल हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कुछ पढ़ा था। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये तो हमने कल पढ़ चुका है। कल हमने कुछ पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। उसमें हमने क्या पढ़ा था, वो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, ये तुरंत से रिलेट करना है। देखो कि कैसे होता है ये। हमने ये पढ़ा था, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, तो इक्वेटर पे आपका ये जो रेडियस है, ये डिस्टेंस है, वो बहुत बड़ा है। क्यों, क्योंकि हमारा अर्थ कैसा है, चपटा। हमारा अर्थ कैसा है, चपटा अर्थ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। और जैसे जैसे आप पोल्स पे जाओगे, पोल्स पे जैसे जाओगे वहाँ पे आपकी जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी सिग्निफिकेंटली आपकी जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इतनी बात हमें समझ में आई थी। जी का कंसेप्ट हमने इस तरीके से इसमें स्टडी किया था, और प्रेशर इस तरीके से। देखो, इसी तरीके से पढ़ोगे ना तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। वरना कल हमने पढ़ा था कि पोल्स के पास जाओगे तो जी बढ़ता जाएगा, फिर आज प्रेशर में आप पढ़ रहे हो कि आज जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मिक्स खिचड़ी होके आपका रिवीजन तो होता नहीं है आपसे, इतना सारा सिलेबस पेंडिंग है। तो होगा क्या, सारे कंसेप्ट्स इंटरलिंक हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और यू विल अटेम्प्ट नेगेटिव क्वेश्चन। आपको ऐसा लगेगा पढ़ा है लेकिन फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट पे आते हैं। योर वेट इज 50 kg नॉर्मली। ये मैंने अपना वेट लिखा है। ठीक है, मैं 50 kg की हूँ। अगर मुझे पानी में डुबा दिया जाए तो मेरे वेट के साथ क्या चेंज होगा, ये आप मुझे बताओ कि वेट के साथ क्या चेंज होगा। मैं बताती हूँ। देखो, मैंने पहले आपसे पूछा, अब मैं खुद बता रही। चलो ठीक है, होता क्या है, प्रेशर का ही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। क्या कंसेप्ट लगेगा, देखो मैंने कल आपको क्या बताया था, वेट इज नथिंग बट फोर्स दैट यू एक्सर्ट ऑन दिस अर्थ। कितना फोर्स आप एक्सर्ट कर रहे हो इस अर्थ पे, दैट इज नथिंग बट योर वेट। वेट जो है आपका mg है। इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट फिर भी mg है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या होता है, नॉर्मल एयर वाली कंडीशन में आपका वेट है 50 kgs, राइट। लेकिन अब क्या होता है, आपको डुबा दिया जाता है पानी के अंदर। अब पानी के अंदर डुबाएंगे तो क्या होगा, पानी के अंदर डुबाते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है। अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोल देंगे हम इसको हम बोल देंगे थ्रस्ट। इसको अपथ्रस्ट भी बोला जाता है, या तो आप इसको बॉयंट फोर्स भी के नाम से भी जान सकते हो, बॉयंट फोर्स के नाम से भी जान सकते हो, थ्रस्ट के नाम से भी जान सकते हो। अब ये ओपोजिंग फोर्स है। अब देखो, जो आपका वेट है वो भी फोर्स है। अब आप ऊपर से भी फोर्स लगाओगे, आप नीचे से भी फोर्स लगा रहे हो, तो जो इफेक्टिव फोर्स यहाँ का लगेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सामने ओपोजिट एंगल से भी आपको कोई फोर्स लगा रहा है। इतनी बात समझ में आई, ओपोजिट एंगल से भी आपको कोई फोर्स लगा रहा है, तो आपका फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका फोर्स कम हो गया मीन्स आपका वेट कम हो गया। ठीक है, वेट कम हो जाएगा इफ यू आर सबमर्ज्ड।
तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एपरेंट वेट पानी में जाने से कम होता है, ज़्यादा होता है, उतना ही रहता है, कम होके ज़्यादा होता है, तो यू शुड नो कि अगर जैसे जैसे आप सबमर्ज होते जाओगे वैसे वैसे आपका एपरेंट वेट कम होने लगता है। ये फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती ना, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ले देना। आई एम कंटिन्यूसली सीइंग योर कमेंट्स, तो मैं आपको हेल्प आउट कर पाऊंगी। इस बार पक्का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। ओके, अब दूसरा कंसेप्ट, आप रोज़ टॉवेल यूज़ करते होंगे। चलो विंटर्स चले गए, ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि हम रोज़ टॉवेल यूज़ नहीं करते, मतलब हम रोज़ नहाते नहीं हैं। अब तो आप रोज़ नहाते ही होंगे, आप रोज़ टॉवेल यूज़ करते होंगे। उसमें किस तरीके से आपका पानी तुरंत से सोक हो जाता है, राइट। कैसे सोक अचानक से हो जाता है, जो कॉटन थ्रेड्स होते हैं उससे। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जो आपका पानी होता है, ज़मीन में पानी, वो आपका रूट्स, आपका जाइलम उठा के ऊपर ट्री में भेजता है। ये तो एंटी ग्रेविटी चल रहा है, नहीं एंटी ग्रेविटी आपको दिख नहीं रहा, ये एंटी ग्रेविटी है। कि किस तरीके से, इस पे कोई ग्रेविटी लग नहीं रही क्या, ये कैसे पानी को ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। अगर आपने केरोसिन, अगर आपके घर में इतने मिडिल क्लास आप कभी भी रहे हो कि केरोसिन के दिए होते हैं, उसमें कॉटन होता है, उसके ऊपर कैसे केरोसिन आता है, ये भी एंटी ग्रेविटी किस तरीके से वर्क करता है। केरोसिन का ऑयल, जो ऑयल ये आपके कॉटन पे ऊपर चढ़ जाता है, किस तरीके से चढ़ता है, हम तो कोई मोटर भी ऑन नहीं करते। सेम आपका एक और एप्लीकेशन है कि आपका कॉफ़ी का पाउडर किस तरीके से पानी या मिल्क में अब्जॉर्ब हो जाता है। ये सारे एप्लीकेशन किस चीज़ के थे, ये सारे CDS फेवरेट एप्लीकेशंस है, यू नो, ये सारे CDS फेवरेट एप्लीकेशंस हैं। ये किसके एप्लीकेशन है, कैपिलैरिटी के। अब देखो कैपिलैरिटी भी एक टाइप का फोर्स होता है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट चलता है। कल हमने ग्रेविटी को बहुत अच्छे से पढ़ा। ग्रेविटी के अगेंस्ट कैपिलैरिटी वर्क करती है, जो एक्चुअली लिक्विड को नैरो पाइप्स के थ्रू ऊपर ट्रैवल करवाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत सारे एप्लीकेशन निकलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। राइजिंग ऑफ लिक्विड इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। कैपिलैरिटी भी बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन भी आप बोल सकते हो। पानी का पाइप में ऊपर चढ़ना है ना, उसको क्या बोला जाता है, कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन। ये सारे उसके एप्लीकेशंस है, आप ध्यान में रखोगे। अब कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं, what will be the change in the height of water in capillary tube in a stationary condition on earth if the same tube, ये मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ ना, ऐसे क्यों पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम का जब प्रेशर आता है ना, तब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती बहुत अच्छे से, हमारा दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, प्रेशर में थोड़ा ऑकवर्ड वियर्ड काम करने लगता है। तो इसलिए यू नीड टू होल्ड योर विट्स, थोड़ा अपने दिमाग को संभाल के चलाना पड़ेगा कि यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द सिचुएशन। इसलिए मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ ताकि आपको ये आदत लग जाए इतने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की और आप गलती ना करो, ठीक है। एवरीथिंग इज इंटेंशनल हियर। ओके, तो क्या बोला इसने कि अगर कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी एक्शन तो होगा, चलो इतना हमें पता चल गया कि कैपिलरी एक्शन कुछ नाम की चीज़ होती है जो एंटी ग्रेविटी होता है, इतना हमें पता चल गया। लेकिन ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये देखो NCERT वाली भाषा नॉर्मल भाषा होती है। अब UPSC की लैंग्वेज क्या बोलते हैं कि आप अगर इसको लिफ्ट में डाल दो और लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन, तो इसकी हाइट में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम होगा, इंक्रीज होके डिक्रीज होगा, या क्या होगा, ठीक है। अब हमने कल भी लिफ्ट वाला कंसेप्ट पढ़ा था। कल हमने लिफ्ट वाला कंसेप्ट कहाँ पढ़ा था कि अगर हमारा वेट जो है, अगर हम लिफ्ट में हैं, वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम लिफ्ट में जा रहे हैं तो हमारा जो एपरेंट वेट है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। कल हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, ठीक है। आज हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट के अंदर कैपिलरी को डाल दे रहे हैं, तब उसकी हाइट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखो अब ये बात ये समझो, जो कैपिलरी एक्शन हो रहा है ना, दैट इज आपका एंटी ग्रेविटी। इतनी बात आपको ध्यान से समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब जितना राइज हो रहा है वो पानी या केरोसिन या ऑयल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, क्योंकि ये इसके एंटी चल रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आपकी
छोटा जी बड़ा होगा वैसे वैसे आपका h कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल ध्यान से समझ में आ रही है ना? तो देखो, अगर लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड, अब कल हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था ट्रेन वाला, थोड़ा सा वापस रिपीट कर देती हूँ आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कल हमने ये चीज़ देखी थी, यहाँ पे पहले मैं सब कुछ मिटा देती हूँ। हमने ये देखा था, अगर आपको कल ये कंसेप्ट समझ में ना आया हो या आपने कल की वीडियो ना देखी हो, जो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये प्लीज़ ये पूरे वीडियोस को सीरीज़ में देखें, ठीक है? चलो, हमने कल ये पढ़ा था, जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट के अंदर हमने वेट का कंसेप्ट देखा था। वेट का कंसेप्ट देखा था, वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? लिफ्ट जब एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इसका मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है, और मतलब नॉर्मल ए ऊपर जा रहा है और जी जो है वो तो हमेशा डाउनवर्ड एक्टिंग है। तो अब ये ओपोजिट है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड प्लस हो जाएगी। तो अब मेरा वेट क्या हो जाएगा? m g प्लस a। अब मेरा वेट बढ़ जाएगा। ट्रेन में भी यही कंसेप्ट होता था कि ट्रेन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो आपका स्पीड प्लस हो जाता था। सेम फंडा यहीं पे लगेगा। और अगर आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है तो क्या होगा? मेरा वेट क्या होगा? वेट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, एक्सेलरेशन भी एक ही डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हमारा छोटा जी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका है ना माइनस हो जाएगा, स्पीड माइनस हो जाएगी। तो मेरा जो एपरेंट वेट है, मेरा जो वेट है अगर लिफ्ट नीचे आ रही है वो थोड़ा कम होगा, कम शो करेगा, ठीक है? ये कंसेप्ट था। यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे भी लगेगा कैपिलरी ट्यूब में। अभी हमने क्या पढ़ा? कैपिलरिटी आपका एंटी ग्रेविटी होता है, तो आपका जितना भी हाइट आएगा दैट इज आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी। अब आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो मतलब आपसे डाउनवर्ड पूछा है, ठीक है? अगर आप लिफ्ट में डाउनवर्ड आ रहे हो, डाउनवर्ड आ रहे हो मतलब एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड से और आपका जी भी डाउनवर्ड से, इस केस में क्या होगा? आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है? आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, आपका जी कम, इफेक्टिव जी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइट आपकी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? 2 मिनट वीडियो को पॉज करके दिमाग को ये कंसेप्ट डाइजेस्ट करने दो। थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, बट गिव इट सम टाइम, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल्ड देन द राइज ऑफ वाटर विल बी। अब देखो, कैपिलरी एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पाइप हो वो थिन हो। जिस तरीके से हमने एक कंसेप्ट डिराइव किया कि इट इज़ एंटी ग्रेविटी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस या डायामीटर से भी। अगर जैसे जैसे आपका पाइप मोटा होता जाएगा उसकी हाइट कम होती जाएगी, जैसे आपका पतला होगा हाइट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका डायामीटर डबल हो रहा है, तो आपका हाफ हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रही है बात? कम होना चाहिए हमेशा, राइट? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया हो, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है, थोड़ा सा दिमाग को चैलेंज करने वाला टॉपिक है ये, बट थोड़ा सा अच्छे से सुनना और समझना इस चीज़ को। आप कैपिलरी में जब पानी भरते हो तो इस तरीके से आपका मिनिस्कस, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिनिस्कस। मिनिस्कस कुछ इस तरीके से होता है। इस शेप को क्या बोला जाता है? कॉनकेव शेप कहा जाता है। समझ में आ रहा है? कॉनकेव शेप कहा जाता है। लेकिन आप मर्क्यूरी भरोगे, मर्क्यूरी का ये क्या होगा? मिनिस्कस किस तरीके से आता है? ये क्या आता है? कॉन्वेक्स आता है। कैसा आता है? कॉन्वेक्स आता है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन सीडीएस एक बार पूछ चुका है, लेकिन बहुत टाइम से उसने नहीं पूछा, तो दिस क्वेश्चन माइट कम। प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? अब ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि 2 कंसेप्ट होते हैं, एडेशन और कोहेजन। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है? बहुत ध्यान से सुनना। देखो, एडेशन और कोहेजन क्या होते हैं? फोर्सेस ही होते हैं। किस टाइप के फोर्सेस होते हैं? मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स,
ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको एडेशन और कोहेजन कहते हैं। अब देखो, कोहेजन मतलब अगर सेम मॉलिक्यूल से आपको अट्रैक्शन होता है, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर आपका अट्रैक्शन है तो उसको कोहेजन बोला जाता है। अब आपको याद कैसे रहेगा ये चीज़ इस तरीके से याद रहेगी, C फॉर कोहेजन, C फॉर कास्ट मैरिज। मतलब अगर मुझे सेम लड़का पसंद आ रहा है, मेरे ही कास्ट वाला, जो मेरे ही कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसको क्या बोल देंगे, कोहेजिव फोर्स बोल देंगे। जो मेरी कास्ट से है, मैं उससे ही जाके अट्रैक्ट हो रही हूँ, कोहेजन फोर्सेस। और अगर मैं अलग हूँ, सामने वाले की कास्ट भी अलग है, मतलब मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो वो कौन सा हो जाएगा, एडेशन होएगा। ठीक है, एडेशन हो जाएगा। अब मुझे इसका तो मैंने जैसे कास्ट मैरिज निकाला है, इसका ए फॉर मुझसे निकल नहीं पा रहा है, आई डोंट नो कि इसकी ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी। मैंने तो इसको बस ऐसे याद रखा है, C फॉर कोहेजन, C फॉर कास्ट मैरिज, C फॉर आपका सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्शन। और जो सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो कोहेजन नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, एडेशन हो जाएगा। ठीक है, एडेशन मतलब आप दूसरे मॉलिक्यूल से जाके अट्रैक्ट हो रहे हो। समझ आ रही है बात? ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मर्क्यूरी में क्या होता है, मर्क्यूरी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत तेज होते हैं। मतलब मर्क्यूरी में कोहेजिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होता है, कोहेजिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से वो दूसरों से कनेक्ट ही नहीं होना, ये अपने में खुश है भाई कि ठीक है, मैं तो सर्वगुण संपन्न, मुझे किसी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने में संतुष्ट हूँ, मैं अपने ही लोगों से अट्रैक्ट होता हूँ, मुझे बाहरी दुनिया की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये जो ग्लास ट्यूब या जो भी ये कैपिलरी है ना, उससे कम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। अगर ये इस तरीके से है तो वो कम से कम चाहता है कि मैं दूसरों से घुलूं मिलूं, इसलिए इसका मिनिस्कस इस तरीके से बन जाता है, कॉन्वेक्स। जबकि H2O क्या है, H2O में सारे के सारे ही ठरकी है, चाहे वो हाइड्रोजन हो जाए, चाहे वो ऑक्सीजन हो जाए, चाहे जितना भी साथ में मिलके वो बहुत अच्छा पानी बनाते हो, बट स्टिल दे टेंड टू अट्रैक्ट अदर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें चलेगी, ऑक्सीजन अपना खुद का अलग बॉन्ड की तैयारी कर रहा है, तो इसमें कोहेजन फोर्स बहुत कम है और एडहेसिव फोर्सेस ये एग्जर्ट करता है। इसकी वजह से ये मिनिस्कस इस तरीके से बनता है कि वो दूसरे से, मतलब ये ट्यूब से ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस तरीके से मिनिस्कस इसका प्रोड्यूस होता है, कॉनकेव मिनिस्कस। समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड एडेशन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपके मिनिस्कस बनते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, ये कंसेप्ट के लिए तो यार आपको स्पेशल रिव्यू देना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, आई थिंक व्हाट आई थिंक इज। ठीक है, चलो अब ये कंसेप्ट अभी फ्रेश दिमाग में बैठा है ना, तो यही कंसेप्ट आपका दूसरी जगह भी काम आएगा। अभी मैं बताती हूँ कैसे और कहाँ। सरफेस टेंशन में भी आपका कोहेजन और एडेशन ही काम आएगा। सबसे पहले समझ लो कि सरफेस टेंशन होता क्या है। चलो, सरफेस टेंशन वाला कंसेप्ट कहाँ से आया? अ लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप। मतलब जो आपका रेन होता है, रेन ड्रॉप आपका स्फेरिकल ही क्यों होता है, सर्कल जैसा ही क्यों होता है, वो अलग शेप में क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एग्जैक्टली क्या होता है? सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कैसी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी लिक्विड की, खासकर लिक्विड की ये सरफेस टेंशन, ये कैपेबिलिटी, एक खुद इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने सरफेस को इंटैक्ट रखे, उसमें कोहेजिव फोर्सेस ज़्यादा हो, ताकि वो दूसरी चीज़ों से लिंकअप ना करे। ये सरफेस टेंशन होता है। कोहेजिव फोर्सेस, वापस याद रखो, खुद के मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे अगर आप पानी का ग्लास भर दो तो सरफेस टेंशन एग्जर्ट होगा, मतलब यहाँ पे कोहेजिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा अप्लाई होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोहेजिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा है तो ये एक फिल्म टाइप बना देता है, इसलिए इसके ऊपर आप देखोगे कि
पत्ता भी कभी कभी तैर रहा होता है ना, पत्ता भी तैर रहा होता है, इंसेक्ट भी बिना अंदर डूबे इसको क्रॉस कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कोहेजन फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, कोहेजन फोर्सेस यहाँ पे ज़्यादा है। कोहेजन फोर्सेस क्यों है? बिकॉज ऑफ आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, ओके, इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के फॉर्मूले पे आते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ, जैसे जैसे आप उसकी लेंथ बढ़ा दोगे, मतलब अगर आप पतला ग्लास लेते हो तो उस पर सरफेस टेंशन ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ कम है। जैसे जैसे आप टब में पानी भर दोगे तो उसका सरफेस टेंशन कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही है बात? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो कॉपी पेस्ट करता है सीडीएस यहीं से, तो यहाँ पे अच्छे से देख लेना। जैसे अभी हमने डिस्कस करा, इंसेक्ट वॉकिंग ऑन द वाटर, आपकी नीडल कभी कभी सरफेस पे तैर जाती है, वरना खासकर वो डूब जाती है बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक डेंसिटी आपकी नीडल की, बट कभी कभी वो तैर जाती है। क्यों? क्योंकि कोहेजन फोर्स वाटर का तेज हो जाता है, इसलिए वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ऊपर तैरने लगती है। वो एक फिल्म टाइप बना, चटाई टाइप बना देता है। समझ में आ रहा है? चटाई टाइप बना देता है सरफेस टेंशन। ओके, रेन प्रूफ जो टेंट मटेरियल होते हैं, वेयर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल ब्रिज द पोर्स इन द टेंट मटेरियल, उसमें भी सेम होता है, और वही आपके डिसइंफेक्टेंट्स में भी यूज होता है, यही कंसेप्ट। और ये सबसे बड़ा कंसेप्ट आपका कहाँ यूज होता है पता है? क्लीनिंग में। ठीक है, क्लीनिंग में आपका सरफेस टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं। ये हम आगे पढ़ते हैं, अभी सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे तो कैसे होगा भाई। चलो चलो, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पढ़ते हैं। व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड टू द वाटर द सरफेस टेंशन विल बी। देखो, वैसे तो ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, तो हम केमिस्ट्री में इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या मिसल फॉर्मेशन होती है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ तरीके से जान लेते हैं। एक्चुअली डिटर्जेंट होता है ना, डिटर्जेंट क्या करता है कि वो कोहेजन फोर्सेस को तोड़ने लगता है और एडहेसिव फोर्सेस एस्टैब्लिश करने लगता है। इट इज जस्ट लाइक कि इंडिया में पहले, इंडिया एंशिएंट टाइम्स पे बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। ठीक है, बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, मतलब हमें कोहेजन फोर्सेस बहुत अच्छी थी, हमें आपस में मतलब हम मिलजुल के रहते थे वगैरह वगैरह, इसलिए हमें लूटना और हमें बर्बाद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, एंशिएंट टाइम की बात करें। बट फिर कौन आए? ब्रिटिशर्स आ गए। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए। उन्होंने क्या करा? हमारी बॉन्डिंग तोड़ने की कोशिश करी, हमें आपस में भड़का दिया, डिवाइड एंड रूल किया, कोहेजन फोर्स कम कर दिए, और वो दोस्त, बहुत सारे राजा रजवाड़ों के साथ इन्होंने दोस्ती भी कर ली, उनको फायदा भी दिखाने लग गए कि भाई हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हारा फायदा होगा। इससे क्या हुआ? हमारे राजे रजवाड़े जाके ब्रिटिशर्स में मिल गए, मतलब एडहेसिव फोर्स जनरेट किया, है ना, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो किया, एडहेसिव फोर्स जनरेट किया, इसलिए वो लोग पेनेट्रेट कर पाए, इसीलिए वो लोग पेनेट्रेट कर पाए और हमें लूट पाए। सेम चीज़ डिटर्जेंट करता है। डिटर्जेंट क्या करता है? हमारे जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, इसलिए हमारे मैल निकलता नहीं है। बट जैसे ही डिटर्जेंट हम डालते हैं, डिटर्जेंट क्या करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल बॉन्डिंग शो करता है। एक तरफ उसका पॉजिटिव कैटायन होता है, एक दूसरी जगह उसके सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनाता है। वो केमिकल बॉन्डिंग बना के एडहेसिव फोर्सेस जनरेट करता है, और एडहेसिव फोर्सेस के चक्कर में पूरा जो डर्ट होता है कपड़े से निकल जाता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो बेसिकली सरफेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। समझ में आ गई? और डिटर्जेंट क्या करता है? सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। समझ में आई बात? ये इस तरीके से कंसेप्ट करना था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Which is the effect of increase in temperature on surface tension of liquid? मतलब surface tension और टेम्परेचर का क्या लेना देना है, तो ये डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, मतलब अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो आपका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक रीज़न बताओ। चलो मैं
आपको ये भी नहीं बोल रही कि लॉजिकल रीजन बताओ, सिर्फ अपने दिमाग में वाइल्ड गैस, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो और अपने दिमाग में वाइल्ड गैस करो कि सरफेस टेंशन, मैं इलॉजिकल लॉजिक भी लगाने की बात कर रही हूँ ताकि आपका साइंस में दिमाग तो चले थोड़ा सा। सरफेस टेंशन क्या होता है, अभी मैंने बोला कि कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन होता है, बेसिकली फोर्स लगता है आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, बहुत सारे बॉन्ड्स डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या होगा, बहुत सारे बॉन्ड्स डिसोसिएट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, उसकी वजह से जो ये फोर्स था वो कम हो जाता है। ऑल टुगेदर क्या हुआ, सरफेस टेंशन कम हो गया, ठीक है। चीज़ों को रटो मत, साइंस बहुत प्यारी चीज़ है और फिजिक्स तो मेरी फेवरेट चीज़ है, इसको लाइटली मत लो। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 9-10 क्वेश्चन, कट ऑफ आराम से निकल जाएगा यार। इस तरीके से पढ़ना शुरू किया तो आपने आराम से हो जाएगा 1 महीने में, कॉन्फिडेंस रखो बस। चलो और आगे चलते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बस इस एक फॉर्मूले से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, मैं अभी आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस बता दूंगी, ठीक है। चलो सिंपल पेंडुलम, पहले पेंडुलम क्या होता है, जो लोग पेंडुलम क्या होता है वो भूल चुके हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है आपका पेंडुलम, ये आपने कहाँ देखा होगा, घड़ी में देखा होगा। आपके मतलब पुराने ज़माने में ज़्यादातर ये घड़ी चलती थी, है ना। उसके अंदर से एक चिड़िया भी निकला करती थी, चिड़िया निकला करती थी, और इसके अंदर जो घंटा था इसको हम पेंडुलम कहते हैं, इसको पेंडुलम बॉब कहते हैं। और लेंथ यहाँ पे L स्टैंड फॉर लेंथ, लेंथ ये वाली लेंथ होती है, जो थ्रेड की लेंथ होती है ना उसको हम लेंथ मानते हैं, ठीक है। 2π इज द कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला से हमें ये चीज़ पता चल रही है, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, घंटा एक बार यहाँ जाएगा, फिर ये वापस इस पोजीशन पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा। तो ऐसा एक बार टू फ्रो मोशन एक बार वो करेगा ना, तो उसको एक टाइम पीरियड बोला जाता है, ठीक है। वो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √L, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से सुनना, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ L एंड T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी होगा। बात समझ में आ रही है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये, आराम से देखना, बस इन्हीं दोनों फैक्टर पे ये वर्क करता है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस ये एक सिंपल चीज आप जान लो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनफाइनाइट लेंथ अगर हम कर देंगे तो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो है 64.6 मिनट। ये रटने वाली चीज है। क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हमने लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को हाफ कर दिया तो उसके ऑसिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा उसके ऑसिलेशन पे, इट इज इनवर्स। अब आप यहाँ पे क्या गलती करोगे पता है, अगर हमने लेंथ को हाफ किया है तो आप यहाँ पे लेंथ को इस तरीके से हाफ करोगे और टी को डबल, मतलब ये हाफ हुआ है, ये आप कहते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L, तो आप इसको ये हाफ को डबल कर दोगे। लेंथ अगर हाफ हुई है तो टाइम पीरियड डबल होगा। बट दिस इज नॉट द आंसर। अभी मैंने बोला इट इज √L, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √L। तो आपका अगर लेंथ हाफ हो रही है तो टाइम पीरियड तो डिक्रीज होने वाला है, बट डिक्रीज बाय अ फैक्टर होगा, ठीक है, डिक्रीज बाय अ फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना बात। चलो बढ़िया, आगे पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन समर बिकॉज। अब यहाँ पे समर विंटर का क्या कंसेप्ट है, देखो या तो आपका L के साथ छेड़छाड़ करेंगे या G के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ छेड़छाड़ हुई है, यहाँ पे ये छेड़छाड़ हुई है कि जो आपका पेंडुलम होता है वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि समर्स में, बेसिकली वो मेटल का बना होता है ना, समर में उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और विंटर में क्या होता है, विंटर में आपकी जो लेंथ होती है वो शॉर्टन हो जाती है, शॉर्टन। अब आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई होगा।
नाउ यू बेटर नो कि इसको कैसे आंसर करते हैं। पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन समर। ये स्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ने की वजह से क्या होता है? आपका टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ने का क्या मतलब है? ये इस तरीके से ऑसिलेट करने में ज़्यादा टाइम लगाएगी, इसका मतलब ये स्लो हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये क्या होगा? बिकॉज लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस। ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कंसेप्ट लग रहा है। बात समझ में आ रही है ना? इन वीडियोस को 2 बार तो देखना पड़ेगा यार। देखो एकदम दिमाग में सब कुछ बहुत चक्का बिल्कुल सही हो जाएगा ना, एक बार आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एक और बार। एक बार ये आप समझ रहे हो कंसेप्ट्स को, एक और बार देख लोगे ना रिविजन की तरह, तो बस यू विल बी गुड टू गो। चलो आगे बढ़ते हैं। The time period of a simple pendulum having spherical wooden bob is 2 seconds. ओके ठीक है, ये क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। हर एक क्वेश्चन यार आप पहले पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, और तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, है ना? तभी तो समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट एक्सेप्ट कि आपको ये पता ही नहीं था। आपके दिमाग को चलाने दो, दिमाग के घोड़ों को एक बार दौड़ने दो, कहाँ तक दौड़ के जाते हैं, फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, देन यू विल गेट टू नो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, साइंस की अंडरस्टैंडिंग में कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, ओके आपका एक पेंडुलम है, ठीक है, उसका वुडन बॉब है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, ऐसा बोला गया, टाइम पीरियड दे चुका है। इफ बॉब इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटालिक वन ट्वाइस एज हैवी, ठीक है, अब बड़ा वाला बॉब लगा दिया तो टाइम पीरियड के साथ क्या होगा? टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? क्या गलती आप यहाँ करोगे मुझे बताओ, क्या गलती करोगे आप यहाँ पे? अब मुझे पक्का 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 पता है कि आप टाइम को या तो इंक्रीज करने वाले हो या तो डिक्रीज करने वाले हो, लेकिन मेरे प्यारे से बच्चे आप मुझे ये बता दो कि इस वाले फॉर्मूला में कहीं पे भी आपको मास दिखाई दे रहा है? कहीं पे भी आपको मटेरियल का कोई भी जिक्र दिखाई दे रहा है कि वुडन होना चाहिए या तो मेटल का होना चाहिए तब उसके टाइम पीरियड पे कोई असर दिखे? क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? It is time period does not depend on the mass, time period does not depend on the material. ठीक है, तो अगर इसका 2 सेकेंड है ना, वो 2 सेकेंड ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। गलती की थी ना तूने यहाँ पे? प्रॉमिस करके बताओ यार कि कितने लोगों ने यहाँ पे आपको गलती की थी। बी ऑनेस्ट विद मी, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। ठीक है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप इसकी लेंथ को छेड़ दो या आपको जी को छेड़ दो तब ही जाके यहाँ पे टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आप इसको डबल हैवी कर दो, 10 गुना हैवी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप प्लास्टिक का बना दो, गोल्ड का बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि एक और, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है, अब इतना कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिल चुका है। ये क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम है, इसको जाके अभी ये अर्थ पे है, ठीक है, अगर इसको आप मून पे जाके रख दो तो इसके टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, इसके टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन आप मुझे सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसको आप जाके मून पे रख के आ जाओ, इसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, आगे बढ़े। फंडा ऑफ लिफ्ट, वाओ, ये तो भाई मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं? इससे पहले हमने लिफ्ट का फंडा कहाँ कहाँ यूज़ किया है, चलो लिस्ट डाउन कर लेते हैं। पेन का कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सो टू शो कि हम यहाँ पे पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने फंडा ऑफ लिफ्ट यूज़ किया था वेट ऑफ बॉडी में, एपरेंट वेट ऑफ बॉडी के चेंज में हमने डिस्कस किया था। दूसरी बार लिफ्ट वाला कंसेप्ट हमने लिफ्ट में क्या रख दिया था? कैपिलरी एक्शन देखने के लिए हमने लिफ्ट का इस्तेमाल किया था। तीसरी बार हम लिफ्ट में पेंडुलम को रख रहे हैं, ठीक है, पेंडुलम को रख रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो लिफ्ट को एक्सेलरेट करना पड़ेगा टू शो सम रिजल्ट, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके याद कर लो कि उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। अब पेंडुलम को आप लिफ्ट ऊपर जा रही है, चलो पहला कंडीशन लिफ्ट ऊपर जा रही है। हम वापस से ब्लैक कलर का पेन लाते हैं, ब्लैक की विजिबिलिटी आई गेस ज़्यादा है, राइट, ठीक है। आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट आपकी जा रही है ऊपर,
लिफ्ट आपकी जा रही है ऊपर, इसके अंदर है आपका पेंडुलम, इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, ठीक है। और ऊपर आप जा रहे हो तो जी के साथ क्या हो रहा है, एक तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, ये जी नीचे एक्ट कर रहा है, क्या होगा, स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से टी आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फास्टर टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। अपनी बुक में खुद इसका डेरिवेशन करके देखो, अगर लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है तो आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू बढ़ जा रही है। जी की वैल्यू क्यों बढ़ रही है ये हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड ऑपोजिट होती है तो हमेशा प्लस हो जाती है, ठीक है, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपका टाइम, आपका जी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, ये इंक्रीज होने की वजह से आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने की वजह से क्या होगा, ये आपका पेंडुलम फास्टर हो जाएगा, ठीक है। सेम दूसरा केस लिफ्ट नीचे आने के केस में देख लेते हैं। लिफ्ट अगर हमारी नीचे आ रही है तो क्या होगा, अब एक्सेलरेशन भी हमारा नीचे जा रहा है, हमारा छोटा जी भी नीचे जा रहा है, तो अब क्या होगा, स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी, स्पीड आपकी माइनस हो गई तो अब क्या होगा, अंडर रूट जी की वैल्यू आपकी कम हो गई, तो ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टी, ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा। तो लिफ्ट अगर आपकी नीचे आ रही है तो वो स्लोवर हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये पूरा फंडा मैंने आराम से आपको ये पूरे कोर्स में समझा रखा है, बता रखा है। आई वुड से जो आपके डेली टॉपिक्स है ना, प्लीज़ एक बार आप यहाँ से पढ़ के आओगे ना, कि अभी हमारा जैसे पॉलिटी और फिजिक्स चल रहा है, जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ से एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे आके रिवीजन करोगे ना तो टोटल क्लैरिटी के साथ आपका पूरा कंसेप्ट हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। यहाँ पे आके आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरी सब कुछ समझ रहे हो कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा, ठीक है। बेटर आप रोज पहले यहाँ से एक बार पढ़ के आ जाओ, फिर इस यूट्यूब वीडियो पे आओगे ना, यू विल गेन सो मच ऑफ नॉलेज। ये सारे कंसेप्ट क्लैरिटी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्टडी करा चुकी है। क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको 30 डेज का टाइम टेबल शेयर कर रखा है, टॉपिक भी दे रखा है कि कौन सा टॉपिक आज पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो टॉपिक आप यहाँ जाके पढ़ोगे, फिर आप पूरी रिवीजन बुकलेट्स जो सारी सब्जेक्ट वाइज मैंने दी है उसको भी एक बार आप क्विकली रिवाइज कर लोगे। एग्जाम के लास्ट दिन में आपको ये बहुत काम आने वाला है, और फिर फाइनली आप मॉक टेस्ट भी अपीयर करोगे, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इस ऐप को आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पढ़ के आप यहाँ पे आओगे ना यूट्यूब वीडियो पे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देख लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, तब क्या होता है। देखो अब ये फ्लोटिंग वाला कंसेप्ट आया है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पे आया है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन को और क्या बोला जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आर्किमिडीज भाई साहब अगर यहाँ पे डूब गए, ठीक है, अगर डूब गए, अगर वो डूबे तो सही, हमेशा आपने देखा है कि आप अगर पानी में अपना हाथ, मतलब ग्लास में अपना हाथ डाल देते हो तो कुछ पानी बाहर आ जाता है। कितना पानी बाहर आएगा, अगर उसका रिसर्च हम करने बैठे, देखो ये आर्किमिडीज साहब ने कितना मतलब दिमाग लड़ाया है अपना। अगर वो पानी में डूब जाते हैं तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, अगर उनको मेजर करें, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ योर आर्किमिडीज भाई साहब। मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल यू नो आपका क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है द अपवर्ड बॉयंट फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन द फ्लूइड। ये हमने प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर आप अंदर डूब रहे हो, पानी के अंदर डूब रहे हो, मतलब आप कोई वेट एक्सर्ट कर रहे हो। वेट इज नथिंग बट फोर्स। आप कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो तो पानी में से आपको इक्वल एंड ऑपोजिट टाइप्स एक फोर्स आएगा, जिसको आप थ्रस्ट कहते हो, जिसको आप अप थ्रस्ट कहते हो। वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ा था, बॉयंट फोर्स भी आप इसको कह सकते हो। ये आपका पानी एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंटी ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, वेदर पार्शियली और फुल्ली सबमर्ज्ड।
वो जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड and it acts in the upward direction at the center of mass of the displaced fluid. इसका मतलब क्या है? सेम इतना ही पानी डिस्प्लेस होगा जितना आपने वो इमर्स हुआ है, ठीक है। जितने आर्किमिडीज भाई साहब का वेट होगा, अगर वो पूरे डूब गए हैं तो पूरा जिनका इतना वेट है उतना ही इक्विवेलेंट वेट का पानी वो डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। और ये सेम एप्लीकेशन आपका CDS पूछता है, यही एप्लीकेशन से आपका शिप भी चलता है, ठीक है। वो तैरता क्यों है? क्योंकि जितना शिप अंदर गया है उतना पानी वो डिस्प्लेस करता है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, इक्वल फोर्स होने से आपका फ्लोट कर जाता है शिप। और वही चीज़ आपका बीच बॉल्स, सबमरीन्स, फ्लोटिंग डिवाइसेस, हाइड्रोमीटर, स्विमिंग, हॉट एयर बलून, लेक्टोमीटर, जियोलॉजी, फिश की स्टडीज़ वगैरह आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही चलती है। जहाँ पे भी फ्लोटेशन वाला रूल है ना, आप उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? व्हेन अ शिप फ्लोट्स ऑन दी वाटर इट डिस्प्लेसेस नो वाटर। नहीं भाई, ये क्या बात कही? डिस्प्लेस तो करता ही है, वाटर कहाँ जाएगा वरना? द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ शिप, इतना होगा। चलो और आगे देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज द लेस देन मास ऑफ शिप। नहीं, ये लेस और मोर वाला कंसेप्ट तो नहीं लगता। द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज ग्रेटर देन द मास ऑफ शिप, नहीं ऐसा भी नहीं होता। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ शिप। समझ आ गई बात? इसलिए वाटर फ्लोट करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया? जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उतना ही आपका वेट सबमर्ज हुआ है, दैट्स इट। और कुछ बात नहीं है इसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी। अपथ्रस्ट अभी अभी पढ़ा, ये अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा बताओ? वेट ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड। अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने? ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी डिस्प्लेसेस द वाटर, ठीक है। जितना वेट डिस्प्लेस हुआ है उतना ही अपथ्रस्ट लगता है। बात सिंपल है, वीडियो को पॉज करके डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में हमने कल पढ़ा था। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड इन द फ्लूइड्स। अगर फ्रिक्शन फ्लूइड में हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको ड्रैग कहते हैं, ठीक है। और यही कंसेप्ट आपका एयरप्लेन में लगता है। एयरप्लेन में कौन सा कंसेप्ट लगता है कि आपका अगर प्लेन उड़ रहा, ये कैसा प्लेन बन गया? ये प्लेन अगर आपका इस तरीके से उड़ रहा है, ये भी प्लेन है, हम इसका भी एग्जाम्पल ले सकते थे। आपका प्लेन ऐसा उड़ रहा है तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है दैट इज नथिंग बट आपका ड्रैग, ठीक है, ड्रैग। अच्छा, एक कंसेप्ट यहाँ पे आपका रह गया है, इसको आप अपने से प्लीज रीड आउट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है, ठीक है। ये कुछ अगर मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौली प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि टोटल जितनी भी एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, दैट इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड ऑलवेज, ठीक है। और उसी कंसेप्ट पे आपका एयरप्लेन भी फ्लाई करता है, एयरप्लेन वगैरह, बर्ड्स वगैरह फ्लाई करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल पे ही, ठीक है। कहीं पे ड्रैग लगेगा, कहीं पे थ्रस्ट लगेगा, कहीं पे इंजन का वो पावर लगेगा, कहीं पे लिफ्ट लगेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से रीड आउट करना होगा, ओके। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ गैस इज रिड्यूस टू 1/4 इज वैल्यू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है उसको समझे। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के आर पार मॉलिक्यूल्स को पास होना होता है, उसको बोला जाता है डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन से हमें क्या समझ में आता है? मैं इसमें अगर ओरिजिनल फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगी ना, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कैसे? दिमाग लगा के, अपने कंसेप्ट्स को डिराइव करके,
ठीक है, रट्टू पोपट होके आपका सीडीएस एग्जाम नहीं निकल सकता, दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिसर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स को पास कर रहे हो। अब कितने मॉलिक्यूल्स आपके ये मेम्ब्रेन पास कर पा रहे हैं और कितने टाइम में कर पा रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे हम, रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ डिफ्यूजन। कहीं पर भी रेट आती है इसका मतलब क्या होता है कि कितने टाइम में कितना काम हुआ है ना, कितने मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं अपॉन टाइम क्या है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात हमेशा कितने किस तरीके से करेंगे, जितना वॉल्यूम होगा, है ना, वॉल्यूम अपॉन कितना, डिफ्यूजन कैसे होगा, कितना वॉल्यूम यहाँ पे डिफ्यूज हुआ है, कितने टाइम में हुआ है। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद आपका वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे हमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट डिराइव करना है। अब हमें पता है हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, दिमाग को थका मत देना, मास अपॉन वॉल्यूम हमारी डेंसिटी होती है। अब वॉल्यूम यहाँ पे और यहाँ पे लिंक हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करने जाए, डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू आपका वॉल्यूम की जगह पे आपका मास अपॉन डेंसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, हमें और किसी टाइम चीज़ से तो मतलब नहीं है, टाइम और मास से हमें डिफ्यूजन का रिलेशन डेंसिटी के साथ देखना है। तो अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये दिख रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दिख रहा है ना भाई, डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के, डिराइव करके दिखा दिया भाई, और क्या चाहिए। डेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो डिफ्यूजन कम होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या हुआ है, डेंसिटी रिड्यूस हो चुकी है, डेंसिटी कम होगी तो आपका डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। 1/4 हो चुकी है आपकी, तो क्या होगा, 4 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। पहले तो डिफ्यूजन डिक्रीज नहीं होगा, ये डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है, और इंक्रीज भी कितना होगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 1/4 आपका इंक्रीज हुआ है। समझ में आई बात? डेंसिटी, और आपको ये कुछ भी फॉर्मूला कुछ भी नहीं पता था, प्योर लॉजिक आपने कॉमन सेंस यूज किया है ना। चलो इससे आगे चले, स्विमिंग करना कहाँ इजी होता है, डेंसिटी वाला कंसेप्ट लगाना था भाई यहाँ पे। ये क्या है, ए वाला कंसेप्ट आपका सी वाटर वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखना, आपने जो कमेंट अगर कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, तो आपका अपना दिमाग का लेवल टेस्ट कर पाओगे, वरना तो भाई ऑडियंस बन के ही रह जाना आप। ठीक है, ए में ये सी वाटर में स्विम कर रहा है, दूसरी जगह ये स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा है। कहाँ कर रहा है, स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सी वाटर में होता है आपका सॉल्ट, ठीक है, और इसमें होता नहीं है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट एक्चुअली डेंसिटी को, वाटर की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। अब क्या होता है, नॉर्मल भाषा में क्या होता है, देखो आपकी ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें नीचे सेटल हो जाती है, कम डेंसिटी वाली चीज़ें ऊपर रह जाती है ना। बात सही है यहाँ पे? ठीक है, और जैसे जैसे आपकी इस चीज़ की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये जाके अंदर सिंक करने की कोशिश करेगा। नॉर्मल यही कंसेप्ट होता है। अब आप देखो, नॉर्मल वाटर में आप इस तरीके से स्विम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी वाटर की भी नॉर्मल है, आपकी भी नॉर्मल है, तो आप थोड़ा स्ट्रगल करके स्विम कर रहे हो। बट अचानक से वाटर की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब आपकी डेंसिटी रिलेटिवली कम हो जाएगी, रिलेटिवली आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी ना। क्यों? डेंसिटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा है, तो आप इसमें इजीली स्विम कर पाओगे। ठीक है, सी वाटर में आप इजीली स्विम कर पाते हो। और सबसे खारा पानी कहाँ है, सबसे खारा पानी आपका डेड सी में है। तभी कहा जाता है कि डेड सी में कभी भी आप डूबते नहीं हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंटेंट है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट होने की वजह से वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आप डूबते नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आप में और सी वाटर में बहुत ज़्यादा डेंसिटी डिफरेंसेस हो जाते हैं। स्विमिंग पूल में आपका तैरना मुश्किल होता है क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस कम होता है। ठीक है, ओके। दूसरा केस क्या था, दिस इज लिटिल फनी। ये है आपकी ठंडियों वाला पानी, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस वाला। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपकी डेंसिटी जो होती है पानी की,
सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप कोई तारीफ नहीं करोगे, गलतियां सबसे पहले पकड़ोगे कि मैम आपने ये नहीं करा, मैम आपने वो नहीं करा, है ना। अप्रिशिएट मत करना कोई चीज़। इफ़ आई एम मोटिवेटिंग यू कंटिन्यूसली सो मच, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना भाई, है ना। चलो, डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में अगर स्विम करने जाओगे इट विल बी ईजी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, पानी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो वो डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, आपका तैरना आसान हो जाएगा। नॉर्मल वाटर आपकी डेंसिटी डिफरेंस कम कर देगा, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी केस ए में आपका स्विमिंग करना आसान होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट लगाने थे। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और सॉल्ट वाटर की भी डेंसिटी ज़्यादा होती है, बस ये दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। द विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ फॉलिंग स्प्योर इन अ हाईली विस्कस लिक्विड। सबसे पहले तो हमें विस्कोसिटी पता होनी चाहिए क्या होती है। विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन। पानी इतना पतला सा होता है, हनी इतना मोटा सा होता है, क्यों? इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है? इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब ये अपोज करने लगता है, मुझे फ्लो नहीं होना भाई, मुझे फ्लो नहीं होना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है हनी में, मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा होती है हनी में, इसलिए वो फ्लो नहीं होता। पानी में कम होती है, वो आराम से फ्लो हो जाता है। अल्कोहल में और भी कम होता है, वो तो बहुत ही आराम से फ्लो हो जाता है, ठीक है। उसकी एसआई यूनिट पॉइजन होती है, पीआई। और इसके कुछ फंडे अगर आप देख लो, विस्कोसिटी जो होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 लाइनर वाले क्वेश्चन है बच्चों वाले। विस्कोसिटी जो लिक्विड की होती है वो कम होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, गैस की अगर बात करो, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्सेप्शन है। गैस की अगर बात करो, टेम्परेचर के साथ साथ आपकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। इन केस ऑफ लिक्विड ये इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग में एक्सेप्शन रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी कैसे रिएक्ट करता है, इन केस ऑफ गैस विस्कोसिटी कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। Okay, viscosity does not change as amount of matter changes, therefore it is an intensive property. Intensive property क्या होती है? viscosity क्या होता है? आपके कितने molecules present है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, है ना। हनी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये किसी बाहरी तत्व पे बिलोंग नहीं करती, ये खुद की अंदर की प्रॉपर्टी है। दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, विस्कस। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ विस्कोसिटी को स्टडी किया है। विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ फॉलिंग, अगर आप बहुत हनी में सोच लो, हनी के अंदर आप बॉल फेंकोगे तो ये कौन कौन सी चीज़ पे डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे, ये थोड़ा है ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देती हूँ। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी पे, रेडियस ऑफ बॉल पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, सब पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है टर्मिनल वेलोसिटी से। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल नाम से समझ में आता है कि ऐसी स्पीड, ऐसी वेलोसिटी जिससे आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो उसकी वेलोसिटी ख़त्म हो जाए और वो रेस्ट पे आ जाए, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे आपका ड्रैग फोर्स, जो आपका वेट होता है, फोर्स इज नथिंग बट आपका वेट, जो आप नीचे गिरते हो, नीचे गिर रहे हो, वेट आपका नीचे लग रहा है, ऊपर आपका ड्रैग फोर्स लगेगा, ठीक है। ड्रैग इज नथिंग बट आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ठीक है। अब जो वेट लग रहा है, बॉडी रिलीज फ्रॉम द, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन अचीव करेगा, लेकिन जो आपका अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो आपकी स्पीड को, आपके एक्सेलरेशन को कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये सब टर्मिनल वेलोसिटी के फैक्टर्स हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, आपका वेट कितना है। तो ऑल टुगेदर टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है इस आपके बॉल को हनी में गिराने की। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन।
अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग। अब अपना दिमाग लगाना, ठीक है, मुझे पता है आप गलत हो यहाँ पे, क्योंकि मैं भी गलत हो गई थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। अब ये समझ लो बर्फ वाला पानी है, अगर बर्फ पिघल जाएगी तो वाटर का लेवल बढ़ जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए या सेम रहना चाहिए, क्या होगा? आप खुद दिमाग लगा के पहले मुझे बताओ कि वाटर का लेवल क्या होगा। लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन, level of water will come up, level of water will first rise and then fall, level of water will remain the same। मैं इसका आंसर बताऊं, it will remain the same। पता है क्यों? लॉजिक लगाओ। एक्चुअली आइस की जो डेंसिटी होती है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो एक्चुअली लो होती है, कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, तभी वो ऊपर तैरता है, वरना तो बर्फ नीचे होना चाहिए, है ना, तभी वो ऊपर तैरता है। ओके, बट जैसे जैसे ये पिघलने की कोशिश करता है इसकी बस डेंसिटी कम हो जाती है, बाकी वो जो वॉल्यूम इंटैक्ट था आपका वो बस फैल जाता है एंड वो सेम लेवल पे आ जाता है। इट डज नॉट इफेक्ट द वाटर लेवल, ठीक है, ये वाटर लेवल पे आपका कोई वो हानि नहीं पहुंचाएगा। ये आपकी जो सबमर्ज्ड है वो उसकी डेंसिटी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, वो फैलेगा तो वो इक्वल लेवल पे ही आ जाएगा, राइट। चाहे तो कोशिश करके देख सकते हो अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। बाकी आज हमने क्या करा, आज हमने डे 3 के ये सारे कंसेप्ट्स को स्टडी किया, ये यहाँ पे डे 3 के सारे कंसेप्ट्स को स्टडी किया। अब फंडामेंटल राइट्स एंड द यूनियन बाकी है जो आप इस पर्टिकुलर वीडियो से करोगे, ठीक है। वाई एम नॉट रिपीटिंग थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से कर रखा है। मैं आपको समझाती हूँ पढ़ना कैसे, इस वीडियो पे जाना, पूरी वीडियो देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, हमें बस फंडामेंटल राइट्स और द यूनियन पे कॉन्सेंट्रेट करना है और एक्चुअली इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और द यूनियन ऐसा पार्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। फंडामेंल राइट्स बस बेसिक बता देती हूँ ताकि जब आप इसे गो थ्रू करो यू डोंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टास्क। फंडामेंटल राइट्स कम्स इन द पार्ट 3rd ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3rd ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, जनरली आपके 6 राइट्स हैं, ठीक है, 6 राइट्स। ये चीज़ आपने कहाँ से बोरो की है कॉन्स्टिट्यूशन में? आपने की है यूएस से। कहाँ से की है? यूएस से आपने फंडामेंटल राइट्स बोरो किए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसे प्रोटेक्ट करता है, यू नो, सुप्रीम कोर्ट खुद इसको प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स को। कितने? 6 टाइप के राइट्स आपके कौन कौन से हैं? 6 टाइप के राइट्स हैं आपके। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। पहले लीगल राइट भी हुआ, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में वो हट गया। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। टॉकिंग अबाउट द यूनियन बहुत बड़ा पार्ट है, यहाँ से आप प्लीज स्टडी कर लेना इसको। आज इस टॉपिक को छोड़ना मत, जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ पॉलिटी का टॉपिक यहाँ पे पिक करके मैंने यहाँ पे टाइम स्लैब्स भी बना रखे हैं, पर्टिकुलर इस टॉपिक को जाके आप वहाँ पे प्लीज पढ़ लेना। द यूनियन में आपको सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को गो थ्रू करने हैं, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, है ना, पूरा पार्लियामेंट उसका स्टडी करना है। जो जो मैंने पढ़ाया है चुपचाप पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन मैच हो जाएंगे आपके सीडीएस के, माइंड यू, सारे क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सीडीएस 1 2023 इस बार हमारे हाथ में, जितनी मेहनत कर रहे हैं ना बस करते जाओ, बस अपना 100% अपना बेस्ट देना है, बस आज जीतना है, ठीक है। ये पक्का आपसे हो जाएगा। कलेक्ट द पीडीएफ फ्रॉम डिफेंस मैनिया 2.0 ऐप, PYQ सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, सर्च आउट कर लेना। मैं मिलूंगी आपसे कल 30 डेज सीडीएस 1 2023 प्लान के हिसाब से। गुड बाय, जय हिंद।